दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण सब्जेक्ट को आज हमने शामिल किया हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीटेट दिसंबर 2024, यूपी टेट, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सुपर टेट, सक्षमता परीक्षा आदि के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आवाज़ थोड़ी धीमी रहेगी, स्वास्थ्य सही ना होने के कारण एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, इसके लिए क्षमा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी बार सवाल बना है, टिक कर लीजिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद में जो है अजंता की गुफाएं स्थित हैं। काफ़ी बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, अगले एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। समझ में आ गया होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था। नंबर एक बात याद रखिएगा, ठीक है। चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर इसका चौथा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। समझ में आ गया होगा। खजुराहो के स्मारक पूछे जाएँ, खजुराहो के मंदिर पूछे जाएँ, दोनों मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी बार सवाल पूछा गया एग्जामों में कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से आती है। पहला है कानपुर, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है देहरादून, चौथा है कोलकाता। तो बताइएगा आप लोग। देखिए, ये रिपोर्ट जो आती है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर आती है। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर आती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो उत्तराखंड राज्य के देहरादून से आती है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य से, देहरादून से आती है। समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा वन पूछा जाए कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। कहाँ है? सबसे ज़्यादा वन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो मिजोरम में है। समझ में आ गया होगा, मिजोरम में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है। पहला है कानपुर, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की बात करेगा तो आप लोग सीधे कानपुर को लगाइएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। यूपी के कानपुर को लगाइएगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये अगर पूछेगा सब्जी अनुसंधान संस्थान तो वाराणसी को लगाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सब्जी कहाँ जाएंगे? वाराणसी जाएंगे। अगर यहीं पे पूछ लेता कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन, तो दलहन के लिए हम लोग सीधे कानपुर जाएंगे और चीनी के लिए भी कानपुर चले जाएंगे।
तो दलहन और चीनी के लिए कहाँ जाएंगे? कानपुर। और सब्जी के लिए कहाँ जाएंगे? वाराणसी जाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है कानपुर, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। तो बताइएगा आप लोग सवाल, औषधि कहाँ है? तो औषधि मिलती है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। अगर यहीं पे पूछा जाए कि केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कभी कभी औषध की जगह विष भी पूछ लेता है, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, तो आप लोग याद रखिएगा, उसके लिए भी लखनऊ हम लोग चले जाएंगे। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, औषधि और विष दोनों एक ही जगह से आपको मिलेगी, जहाँ से विष मिलेगा वहीं से आपको औषध मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। हुमायूं का जो मकबरा है वो स्थित है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है राजस्थान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर जिले में। तो समझ में आ गया होगा, केवलादेव कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य व फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है राजस्थान। तो आप लोग बताइएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी कहाँ है? तो आप लोग सीधे फूलों की घाटी नंदा देवी सीधे आप लोग उत्तराखंड चले जाइएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ ले तो समझ में आ गया होगा, फूलों घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर यहीं पर पूछ ले शांत घाटी कहाँ है या साइलेंट वैली कहाँ है, दोनों में से क्वेश्चन कोई ना कोई मिलता है, वो है आपको परीक्षा में। शांत घाटी कहाँ है तो पूछी जाए तो आप लोग केरल के लिए याद रखिएगा, साउथ का है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। साक्षरता 99.98 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। समझ में आ गया होगा। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तब भी केरल को हम लोग टच करेंगे, और न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट होता है? हरियाणा से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, की पॉइंट भी याद रखते कभी अगर कोई राज्य आया है तो उसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें नाच रही होती हैं उनको भी अगर माइंड में एकदम करेंगे तो तैयारी और मजबूत बनेगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगला है, मेहंदी लोक कला किस राज्य की है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है राजस्थान। तो मेहंदी जो लोक कला है वो है राजस्थान राज्य की। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछिए रंगोली कहाँ की है तो रंगोली याद रखिएगा महाराष्ट्र की है। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और मेहंदी कहाँ की है?
राजस्थान की है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, कोई ना कोई आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। पहला है पीटी उषा, दूसरा है मदर टेरेसा, तीसरा मदर टेरेसा हो गया है, चौथा है सरोजनी नायडू। तो बताइएगा, काफ़ी बार सवाल पूछा है एग्जामिनर ने कंपटीशन के एग्ज़ाम में कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। दोनों काफ़ी बार पूछे गए हैं, कंफ्यूजन मत रखिएगा। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, जबकि स्वर कोकिला को लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। पहला है सूरदास, दूसरा है महाकवि कालिदास जी को, तीसरा है समुद्रगुप्त को, और चौथा है विनोबा भावे को। तो भारत का शेक्सपियर जो है महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार से रिलेटेड हमने आज शामिल किया हूँ कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है संगीत के क्षेत्र में, तीसरा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और चौथा है फिल्म के क्षेत्र में। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है आप लोग याद रखिएगा, पुलित्जर को याद रखिएगा पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार होता है, तो BC राय पुरस्कार, BC राय, विद्याचंद्र राय, BC राय पुरस्कार। अगर पूछा जाए संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ग्रैमी पुरस्कार। अगर कहा जाए फिल्म के क्षेत्र में किसे दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। समझ में आ गया होगा। फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार होता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार होता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा होता है रसायन के क्षेत्र में, तीसरा होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चौथा होता है चिकित्सा के क्षेत्र में,
पांचवा होता है साहित्य के क्षेत्र में, और छठा होता है शांति के क्षेत्र में। कौन कौन हो जाए? भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा रसायन के क्षेत्र में, तीसरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चौथा चिकित्सा के क्षेत्र में, पांचवा साहित्य के क्षेत्र में, और छठा है शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है गोदावरी। तो बताइएगा आप लोग, अगर कहा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी, अगर पूछा जाए यमुना क्या है तो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर ब्रह्मपुत्र पूछा जाए तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में जो है यंगयाब दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। यंगयाब दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। एक कहाँ बहती, सबसे पहले प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा, ये भारत की नहीं है। और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप लोग याद रखिएगा गोदावरी है। अगर पूछा जाए भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, तो आप लोग कावेरी को याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? बताइएगा आप लोग। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है मध्य प्रदेश। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर पूछा जाए कहाँ है तो आप लोग सीधे याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। जिला कौन सा है? तो जिला है नर्मदा जिला। अगर पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने मीटर है? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। किसने बनाया है? तो राम सुतार जी ने बनवाया था। राम सुतार जी ने बनवाया था। ये किस नदी पर है? ये सरदार बांध पे है, याद रखिएगा। सरदार बांध पे काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है तो आप लोग याद रखें गुजरात में। किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किसने बनवाया था? तो राम सुतार जी ने बनवाया था। कितने मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर ऊंची है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी बार क्वेश्चन आयोग ने सब सवाल पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा आप लोग एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आप लोग याद रखिएगा इंडिया का एक राज्य है बिहार। एशिया का मेला इंडिया में लगता है। कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। बिहार में कौन सी जगह है? तो कभी कभी बिहार ना देखकर
सोनपुर रहता है। तो आप लोग सोनपुर याद रखिएगा। ये छपरा जिला में पड़ता है, सावन नाम से फेमस है सोनपुर, सावन जिला, इसी को कहते हैं छपरा जिला। बिहार का फेमस जगह है यह। सोनपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशु आपको देखने को मिलेंगे, प्रजाति भी एक से एक आती हैं। अगर किसी को खरीदना हो तो बिहार के सोनपुर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आपको एक से एक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? पहला है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो आप लोग बताइएगा कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप लोग बताइएगा कि कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? ट्रिक याद रखिएगा। यूपी एमपी का 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। यूपी एमपी का 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए, अंधे उड़ गए। देखिए कैसे कैसे 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश यूपी, मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा है 36 का आंकड़ा छत्तीसगढ़, चौथा है अंधे माने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और पांचवा क्या हो जाएगा? उड़ गए मतलब उड़ीसा। कितने डिग्री यहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इतने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला और अंतिम सवाल इस सेशन का रहेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार सवाल बना है इससे, कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पहला है चिल्का झील है, दूसरा है उरल झील है, तीसरा है लोकटक झील है और चौथा है डल झील है। बताइएगा आप लोग। देखिए भारत की मीठे पानी की झील अगर सबसे बड़ी कही जाएगी तो उरल झील है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर चिल्का झील की बात करेंगे तो सबसे अधिक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील होगी। ये कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अगर लोकटक झील पूछी जाए तो मणिपुर की है, मणिपुर की लोकटक झील है। अगर डल झील की बात करेंगे तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है, डल झील, जम्मू कश्मीर में। तो चिल्का झील जो हो जाएगी खारे पानी की झील हो जाएगी, उरल झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील हो जाएगी, लोकटक झील मणिपुर की हो जाएगी और डल झील जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चनों का सिलसिला था जो समाप्त होता है। क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा आप लोग। अगर अच्छे लगे हो तब भी ठीक है, ना अच्छे लगे हो तब भी बताइएगा आप लोग। सुधारने का मैं प्रयास करूँगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लगे रहिएगा जोश और उमंग के साथ, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक ये पढ़ाई तैयारी करते रहिएगा। और आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।